देखिए, ये मुल्क जो है, ये मुल्क सब धर्म को लेकर चलने वाला मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। इसका संविधान का प्रस्तावना, हम भारत के लोग कोई जात धर्म नहीं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, मतलब किसी को मानने वाला हो, सबको बराबर सम्मान मिला है। और ख़ास करके हिंदू मज़हब में भी जो सनातन मज़हब है उसमें भी कहा गया है, उसका मूल मंत्र है वासुदैव कुटुंबकम, यानी धरती ही परिवार है। तो उसमें भी ऐसा कहीं नहीं है कि मतलब जो है तो किसी में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाए। इसको भी अगर लेकर के लोग मानेगा तो आज जो है तो अगर कहीं से कोई शरणार्थी आता है तो कौम के नाम पर बंटवारा नहीं होगा कि भैया तुम कागज़ दिखाओ, तुम कागज़ दिखाओ, तुम पहचान पत्र दिखाओ, फलाना दिखाओ। ये जो है तो लोग जो है तो ऐसा जो कर रहे हैं ये सब ढोंगीबाज है। ये सनातन धर्म भी नहीं कहता, वो तो कहता है वासुदैव कुटुंबकम, पूरी धरती अपना परिवार है। इसको मान करके आप अगर चलते हैं तो समझिए कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं, नहीं तो ये पाखंडवाद है। हम यही कहना चाहते हैं, धर्म अच्छी बात सिखाता है, हम किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं। नमस्कार साथियों, कहलगांव विधानसभा के और बिहार के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद बाबू का बुधवार को निधन हो चुका है। इसको लेकर के मैंने कल भी एक खबर चलाई थी। सदानंद सिंह दरअसल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को शिखर पर जाते हुए भी देखा और रसातल में भी जाते हुए देखा। सदानंद सिंह ने बिहार में कांग्रेस को स्थापित करने में वो भूमिका निभाई जो शायद कोई दूसरे कांग्रेसी ने नहीं निभा पाई। जिस समय कहलगांव से लेकर भागलपुर में कांग्रेस के पतन का शुरू हुआ, उस समय कांग्रेस ने युवा सदानंद सिंह पर भरोसा किया और 1967 में उसे टिकट देकर कहलगांव विधानसभा से पहली बार विधायक बनने का मौका दिया। उसके बाद से लगातार उसके विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रखंड, जिसमें सनहौला, गोराडीह, ये तमाम प्रखंड जो आते हैं, इन सब में उनकी बहुत ही सक्रिय भूमिका रही। वहाँ की राजनीतिक, वहाँ की समस्या, वहाँ की हर तरह की परेशानियों में उसकी सीधी भूमिका रही। सदानंद बाबू को आमतौर पर उनके कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सदानंदा के नाम से भी कहते थे और जानते थे। और सदानंद सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपने नामों से जानते थे। ये एक छोटी बात नहीं है कि किसी बड़े सियासी दल में होने के बावजूद और इतने कद्दावर नेता होने के बाद प्रत्येक कार्यकर्ताओं को नाम से जाने, अपने आप में ये गौरवान्वित करता है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनके प्रति उनका आदर और सम्मान भी बढ़ता है। कल हमने एक खबर चलाई थी आफताब जिला परिषद को लेकर के। सदानंद बाबू पर उन्होंने चर्चा की थी कि किस तरह से गोराडीह के तमाम जनप्रतिनिधियों और जो प्रतिनिधि हैं उनसे उनका ताल्लुकात था और किस तरह से समस्या का निवारण करते थे। काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे डॉक्टर तनवीर हसन, जिनकी पत्नी अगरपुर पंचायत की मुखिया हैं। और ये कहा जाता था, कहा ही नहीं जाता बल्कि ये देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष गरोतिया के अलग अलग हिस्सों में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था और उसमें सदानंद बाबू की एक अहम भूमिका होती थी। अतिथि के रूप पर आते थे और तमाम इफ्तार की पार्टियों पर चर्चाएं करते थे। तनवीर हसन काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं और काफ़ी विश्वासी माने जाते थे सदानंद बाबू के। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए उनकी गाड़ी गरोतिया के चौक पर आई और तमाम समर्थकों के साथ, एक बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ तनवीर हसन भी अंतिम दर्शन के लिए गए और भावुक भी हुए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, उनके फेसबुक पर भी हमने देखा था। आज इसी मुद्दे पर हम उनसे बातचीत करेंगे। और मुद्दा हमारा गोराडीह प्रखंड को जो प्रस्तावित था बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे और उसके राशन के लिए 2 अगस्त को धरना, और उसके बाद जिस तरह से अनुमंडलाधिकारी की तरफ से एक नोटिस आया है 107 का, यानी कि लगभग 19 लोगों को नामजद किया गया है, उसमें तनवीर हसन का क्या है अपना रिएक्शंस, उस पर भी जानेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान जो एक विदेशी मुद्दा है इस वक्त पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है तालिबान का, जिन्होंने कि अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात नाम से एक पार्टी का संगठन भी किया है, क्या तालिबान के स्थापित होने से इस्लाम को किसी तरह का ठेस है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तनवीर भाई, सदानंद बाबू का निधन हो गया, उसके बाद से जो आप लोग एक बड़ी संख्या में यहाँ प्रतिनिधि थे, आप काफ़ी करीबी माने जाते थे सदानंद बाबू के, उनके जाने के बाद क्या लगता है कि उसकी जगह कोई ले पाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि सदानंद बाबू की जगह कोई नहीं ले पाएगा। ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है।
एक सियासी युग का अंत हो गया, उसके साथ साथ तो इसकी भरपाई नहीं की जा सकती और कोई इनकी जगह नहीं लिया जा सकता किसी का जो है। तो वो एक अलग किस्म के नेता थे और एक हमारे अभिभावक थे, एक गार्जियन किस्म के थे। समझिए कि सुख दुख में जब पुकार लीजिए आप, ऐसा ढेरों कार्यकर्ता मेरे जैसा है जो कि पुकार ले आप तो सुन लेते थे। और क्या कि बड़ी बड़ी पैरवी आपको है कि डीएम साहब को कॉल कराना है तो एक आदना सा आदमी जाते उनके पास तो उनका भी सुनते थे और कॉल कर लेते थे। आज के नेता में ये गुण नहीं है। आज का नेता तो जो है तो थानेदार तक को कॉल करने के लिए आज का विधायक जो है तो सर लगाए हुए रहता है, जो है तो काम नहीं होता है। मैं मानता हूं कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जब सदानंद बाबू क्षेत्र आते थे, गोराडी प्रखंड आते थे, तमाम जनप्रतिनिधियों से मिलते थे, क्या कुछ उनके साथ राजनीतिक बातचीत होती थी या फिर क्षेत्र की समस्या को लेकर के बातचीत होती थी? थोड़ा आप बताएं, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। जी जी जी, देखिए क्षेत्र की समस्या को बैठ करके सुनते थे और उसका निवारण के लिए वहीं पर से कार्रवाई करते थे कि हाँ बताओ किसकी गलत, किससे ये काम होगा, फलाने साहब से होगा, वहीं से कॉल लगा देते थे, मौके पर से कॉल लगा देते थे। और ये अभी जो है तो आपको देखने नहीं मिलेगा मौजूदा दौर में। मैं ऐसा नहीं कि यहीं के विधायक को टारगेट कर रहा हूँ, और जगह भी ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो सदानंद बाबू में था, वो अभी के दौर के नेता में नहीं पाया जाता है। और एक आध में अगर होगा तो उसको अपवाद ही समझा जाए। सदानंद बाबू ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने उत्तराधिकारी यानी सुपुत्र को टिकट दिया कांग्रेस की तरफ से, और वो लड़े और हार गए इत्तेफाक से। शुभानंद मुकेश के अंदर में क्या छवि है पिताजी को लेकर के, कितना वो राजनीतिक अपने पिताजी के अनुसरण जीवन को किए हैं? आपको क्या लगता है किस तरह से उसकी राजनीतिक आगे बढ़ेगी विधानसभा में? देखिए, शुभानंद मुकेश एक काबिल इंसान है और एक समझिए कि हिम्मत का पहाड़ है उनके पास, माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ा हुआ इंसान है, ये एक सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जनसेवा के लिए अपनी जो कहीं जॉब कर रहे थे और अच्छा खासा उनको वहाँ से जो है तो तनख्वाह मिल रहा था, उनको छोड़ करके आए और उनमें सदानंद बाबू की झलक दिखती है साफ साफ। कार्यकर्ताओं से मिलने का, बात करने का तरीका, ये उनमें है। सदानंद बाबू की परछाई उसमें है और उम्मीद है कि वो आगे चल कर के जो है तो अपना जो है तो सीट निकालेंगे, विधायक बने, एमपी बने। नेता का छवि उनके अंदर है और सदानंद बाबू का उसके अंदर में परछाई है। वो जो है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे। चूँकि तनवीर भाई आपके बहुत नज़दीक थे सदानंद बाबू, जब क्षेत्र आए तो उसको क्या लगता था कि 45 वर्षों में वो विधायक रहते हुए यहाँ पर जो कार्य किए उससे संतुष्ट हुए, लेकिन बाकी जो अधूरे सपने थे उनके, वो कुछ डिस्कस करते थे अंतिम समय में कि हमको इस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करानी है? इन सब चीज़ों को लेकर के कभी चर्चाएं होती थी? जी जी, होती थी। जैसे गोराडी में वो चाह रहे थे कि ब्लॉक में एक भव्य सरकारी भवन हो और वहाँ जो है तो रहने सहने का, लोगों को, अतिथि को ठहरने का एक व्यवस्था हो, ये चाह रहे थे। पठन पाठन पर चर्चा किए थे कि हाई स्कूल जो है गरोतिया में, उस पर बात किए थे कि बोले थे कि बेटा इस बार आएंगे तो हाई स्कूल के जो है तो टेबल को बेंच वगैरह दे के चालू करवा देंगे हाई स्कूल को तुम्हारा। तो और बहुत सारी बातें हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो सेकुलरिज्म जो थी, उनका जो सेकुलर मानसिकता था वो बहुत अच्छा था। अभी के दौर में ऐसा लोग नहीं मिलते हैं जो कि हर समुदाय को साथ में लेके चले बगैर भेदभाव के, है ना। ये सदानंद बाबू में था। और अभी के नेता में कहीं ना कहीं भेदभाव आपको दिख जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी। अपवाद है कि लोग अच्छे भी हैं, अलग बात है, लेकिन कोई सदानंद बाबू जैसा हमको समझ में नहीं आता। हमको उनसे पर्सनल जो है तो बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत है और रहेगा भी इंशाल्लाह। शुभानंद बाबू अब चूँकि उत्तराधिकारी भी घोषित हो चुके हैं चुनाव में, अब उनका भी लगाव क्षेत्र की जनता के साथ किस तरह से रहेगा, खासतौर से गोराडी के प्रतिनिधियों के साथ और आम लोगों के साथ? देखिए, ये तो शुभानंद बाबू पर डिपेंड करता है कि वो अपना किस तरह से, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ या उनका जो है तो
ऐसा नहीं है कि हम ऑफिशियली उनका मतलब कोई काम करने के लिए हूँ। तो शुभानंद बाबू को जहाँ तक आप सवाल पूछे तो वो तो जनता से अब भी जुड़े हुए हैं ही, हाल समाचार लेते ही हैं। बीच में उनके पिताजी का सदानंद बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, जिस कारण से वो जो है तो थोड़ा सी डिस्टर्ब रहे, नहीं तो वो तो जुड़े हुए रहते हैं। उनकी छवि पब्लिक में अच्छा है और वो अच्छा ही उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेंगे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 2 तारीख को गोराडीह प्रखंड के 15 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने एक चिट्ठी निकाल करके अंचलाधिकारी को सूचित किया कि जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनके राशन और उनके मुआवजे के लिए हम लोग 2 अगस्त को सड़क पर उतरेंगे। अगर हमारी मांग को आप मान लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को नहीं करेंगे। ये बातें तनवीर हसन ने भी कही और तमाम जो मुखिया थे उन लोगों ने भी कही। लेकिन बाद में फिर जो उस्तू पंचायत के मुखिया हैं बाबर अली ने एक चिट्ठी निकाल करके अपनी तरफ से ये सूचनाएं दी कि हम इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके अकाउंट के माध्यम से ये बात पता चली कि आपदा प्रबंधन समूह ने बाढ़ पीड़ितों की जो समस्या थी उसको वो स्वीकार कर लिए हैं और इस धरने को, जो कार्यक्रम थे उसको मुलतवी यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है। बावजूद अनुमंडला अधिकारी की तरफ से, सदर अनुमंडला अधिकारी की तरफ से 107 के मुकदमे तकरीबन इस प्रखंड के 19 प्रतिनिधियों पर कर दिए गए हैं। इस पर क्या है रिएक्शन आपका? देखिए, जो एसडीओ साहब हैं उनको यहाँ से फीडबैक गया होगा ब्लॉक से, वो तो खुद आए नहीं थे। तो ब्लॉक में जो है, जो भी हैं बैठे हुए साहेबान लोग, उनको चाहिए कि यहाँ से जो आप दे रहे हैं फीडबैक वो सही दें। ये तो तानाशाही को दर्शाता। ठीक है, हम अंतिम में 10 बजे रात को निर्णय लिए और चूँकि हमको आवंटन दे दिया गया कि भाई जो है तो 5000 जो है तो आवंटन गोराडीह प्रखंड को दिया जाता है। उसके बाद हम फेसबुक के माध्यम से लोगों को कहे तो आप हम पर केस कर सकते थे, इसलिए कि हम लिखित आपको जो है तो नहीं दिए कि हम हाँ आप जो है तो मान लेंगे, आपसे आवंटन ले करके हम अपनी शर्त को मनवा के माने। तो मेरे ऊपर केस किया जा सकता था, कर सकते थे वो, लेकिन जिसने लिखित दे दिया, ऐसा भी कई मुखिया है, लिखित दे दिया कि हमको भाई जो है तो कल जो है तो नहीं लेना हिस्सा, हमको जो है तो प्रदर्शन से खुद को और पंचायत की जनता को भी अलग करते हैं। उसके बावजूद भी आप केस करते हैं और अलग करने का प्रेशर भी आप देते हैं कि अलग हो जाइए और हाँ, और केस भी करते हैं। तो ये तो हो गया कि फिर आप पर विश्वास क्या करेगा, वो तो बेचारा हो गया, ना इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं रहा। हाँ, प्रशासन की बिल्कुल जो है तो ये प्रशासन का जो रवैया है ये गलत रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लिख करके दे दिया उस पर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर हुआ तो हम जानते थे कि हम अपना आवंटन मनवा के लिए हम देर किए, कुछ भी कारण हुआ, ठीक है आप कर दिए, लेकिन जो लिखित दे दिया था उस पर किसी भी हाल में उसका जो है तो हम इसकी निंदा करते हैं। ये प्रशासन का रवैया बिल्कुल जो है तो गलत है, तानाशाही वाला रवैया है। ये चाह रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिले। अरे ठीक है, आप नहीं दीजिएगा, केस कर दीजिएगा, डरा दीजिएगा, धमका दीजिएगा, लेकिन ये सच है कि डूबा है, बाढ़ आया है, यहाँ लोग घर से बेघर हुआ है। आप अपना जो है तो रवैया दिखा करके, समझे ना, नहीं दीजिए लोगों को। आपके पास पावर है, आप सरकार में हैं, आप जो है तो अच्छे पद पर हैं, आप जो है तो केस करने का धमकी देते हैं, कर भी दिए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, तनवीर को जेल में डाल दीजिए आप, लेकिन ये सच्चाई है कि बाढ़ यहाँ आया है, लोग अपने घर से बाहर हुए हैं, बेघर हुए हैं, जानवर को खाना नहीं मिलता था, बच्चे भूख से बिलखते थे। तो आप नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं होगी साहब, तो इनकी बद्दुआएं जरूर लगेगी उनको, ये तय है। लेकिन सरकार एक तरफ कहती है तनवीर भाई कि आप बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दीजिए, राशन दीजिए, कम्युनिटी किचन चलाइए, तमाम चीज़ें हैं। उसके बीच में ही आदर्श आचार संहिता चुनाव को लेकर के लागू हुई। तो क्या आदर्श आचार संहिता को लेकर के सारे भूखे जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, जो इससे प्रभावित थे या पीड़ित थे, क्या आदर्श आचार संहिता के कारण वो मर जाते? सूखा राशन नहीं मिला, उसको खाना नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसे में अगर गोराडीह प्रखंड के तमाम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ये आवाज़ उठाई तो इस पर मुकदमा कर देना ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सूखा राशन नहीं मिला, किचन कई जगह चलाया गया, ये सही बात है।
लेकिन बात है कि मुआवजे की, मुआवजा हर हाल में मिलना चाहिए। ये मुआवजा नहीं दे रहा, आपने किचन चलवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लड़ाई लड़े तो उस 1 तारीख के रात को हम बात भी किए हमसे कि आवंटन भाई हम दे रहे हैं, दे दिए, उसके बाद केस कर दिए और आवंटन में अभी फिर लेट हो रहा है, लेट लतीफ़ी हो रही है। तो ये गलत बात है। जितना भी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, नहीं तो निंदा का शब्द मेरा कुछ और रहता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आप जान लीजिए ना कि ये किसी का खास नहीं जा रहा है कि डॉक्टर तनवीर का मेरे बाप का आपदा नहीं है, आपदा विभाग मेरे बाप का नहीं है, तो सरकार की है, समझे, किसी के भी बाप का नहीं है। तो जब डूबा है लोग तो उसको तहकीक करके आप दीजिए ना, लेकिन दीजिए, नहीं देना गलत है। कि मेरे बाप के जेब से पैसा या मेरे जेब से पैसा नहीं जा रहा है, उसको ये समझने की ज़रूरत है। तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, और जो है तो बोलने पर भी पाबंदी अभी 107 हुआ है कि आप जो है तो आप कभी भी जो है तो लोगों को भड़का सकते हैं, ये कर सकते हैं, फिर कोई धारा लगा दे, क्योंकि भाई जो है तो सरकार है वो कुछ भी कर दें, जेल में डाल करके सड़ा दें। तनवीर भाई, बातों के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि पुनः बाढ़ पीड़ित के इलाके में जाइए और जो प्रभावित क्षेत्र है उनका फिर से एक मर्तबा जो है सर्वे करके हमको रिपोर्ट सौंपिए। तो सरकार भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी। तमाम जो प्रखंड और जिला मुख्यालय से रिपोर्ट वहां तक पहुंच रही थी, उसमें बहुत बड़ी अनियमितता थी। आपने आवाज़ उठाई, केस भी झेला। चलिए, मैं दूसरे मुद्दों पर आता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त तालिबान का मुद्दा काफ़ी गहराया हुआ है। तालिबान के अफगानिस्तान में शासन में आने के बाद इस्लाम को आपके नज़रिए से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक बात तो जान लीजिए, इस्लाम कोई खुट्टी में टांगा हुआ कुर्ता नहीं है जो कि कोई बदल देगा, कोई ये कर देगा, कोई मिट्टी का यो नहीं है कि ये रूप दे दिया, समझे ना, ये रूप दे दिया, ये तरीका बना दिया, कभी कुड़िया बना दिया, कभी पुचिया बना दिया, कभी गुड़िया बना दिया। इस्लाम एक अपने आप में मुकम्मल दीन है। कौन आता है, कौन जाता है, कौन कहाँ करता है हुकूमत, इससे क्या मतलब है। अब जो है तो कुछ भारतीय मीडिया जो है, इनको चाहिए कि जो है तो वहाँ के लोगों को देख करके यहाँ के मुसलमानों को जोड़ जो देते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, तालिबान का हुकूमत है, क्या हुकूमत है, ना मेरे वो हाकिम है ना मेरे कुछ है, वो अपना हुकूमत कर रहा है। अगर शांति से करे और शांति से करे, ये तो मतलब उसका मैटर है उससे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो है तो भारतीय मुसलमानों को टारगेट करना ये गलत बात है। इसको हाँ, भोंपू बजा करके अब तालिबान मान गए हम कि ईद का चांद देख लेगा तो क्या कहेगा, तालिबान ने भी ईद का चांद देखा, भारतीय मुसलमान में भी खुशी की, ईद की खुशी की लहर। अरे भैया, ईद है, वो भी अपना मनाएगा, हम भी मनाएंगे। तो ऐसा न्यूज़ चला, इसी किस्म का जो है तो मानसिकता लोग रखते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार का जो स्टैंड रहेगा वो हम लोगों का रहेगा, सरकार के साथ हैं। अब जो है तो मीडिया पर लगाम लगाना चाहिए। ये बेलगाम मीडिया जो है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय मुसलमान ही जाकर के वहाँ आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, जो ताना बाना खराब कर रही है। ये गलत बात है। मीडिया पर लगाम लगना चाहिए, नहीं तो इस देश को भारी नुकसान पहुँचाने का काम मीडिया कर रहा है। आपको क्या मतलब है, और भारत पे चल रहा है लड़ाई, पंजशीर फतह हो गया, तालिबान ऐलान कर दिया और और भारत पर लड़ाई चल जारी है, समझे ना। हमको लगता है कि आज तक जारी है, क्या पता नहीं, लड़ रहा है। मतलब वहाँ पंजशीर का शेर हारा नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, फलाना ठिकाना। तो कहने का मतलब है कि आप जो है भैया, मतलब न्यूज़ भी सही चलाओ, फेक न्यूज़ चलाते हो, बदनाम करते हो। आप जो है तो दे दिए कि ड्रोन जो है तो फलाने मुल्क का है, पाकिस्तान का ड्रोन है, और तहकीक में पता चला कि भाई तो वो एक गेम का वीडियो जो है तो आपका ये कहना है कि तालिबान का मसला, पंजशीर का मसला, भारत की छवि खराब होती है, इंटरेस्ट नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप माहौल मत बनाइए जिससे भारत में रहने वाले मुसलमानों को नुकसान हो। नसरुद्दीन शाह का हम जो है तो बात को एकदम सही नहीं मानते हैं, वो एकदम गलत मानते हैं।
ठीक है, खुशी हम नहीं मनाएंगे, क्यों मनाएंगे, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने एक बात कहा कि भारतीय इस्लाम, फलाना इस्लाम, भारतीय इस्लाम अलग रहा है। अरे इस्लाम एक है, कोई अलग नहीं रहा। भारतीय इस्लाम अलग और पाकिस्तानी इस्लाम अलग, अफगानिस्तानी इस्लाम अलग, अमेरिकन इस्लाम अलग, ऐसा थोड़ी है। इस्लाम अलग है, एक रूप है, समझे ना, और एक ही कानून है जो हर जगह लागू होती है। आप अपने ऊपर करिए, आपका 5 वक्त नमाज फर्ज है तो भारतीय मुसलमान 6 वक्त फर्ज पढ़ लेगा। नसरुद्दीन शाह का पूरा वीडियो सुनिए, वो कहीं ना कहीं आपको जो है तो लगेगा। खुशी किस बात की मनाना भाई, खुशी हमको बाहरी देश का मैटर है, हम क्यों खुशी मनाने के लिए जाएं। खुशी मनाना गलत है, हम भी कह रहे हैं ये गलत है, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने जो अपना बात इस्तेमाल किया है कि भारतीय मुसलमान का ऐसा 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 रहा है, भारतीय इस्लाम, तो भारतीय इस्लाम जो आप कह रहे हैं, तो इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए एक है, मुकम्मल दीन है। 1400 वर्ष पहले जो है तो जो कह दिया है वो आज भी वही बात लागू होगी। तो ये गलत बात है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ नसरुद्दीन शाह की बात से। जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया तनवीर भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर तनवीर हसन थे, जो अगरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इन्होंने स्पष्ट रुख रखा 3 मुद्दों पर। पहला सदानंद बाबू के, और दूसरा जो वर्तमान में एसडीओ की तरफ से 107 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं गोराडे प्रखंड के अलग अलग पंचायतों के प्रतिनिधियों के ऊपर में। तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी इस समय सबसे ज़्यादा उफान जिस मुद्दे पर है वो तालिबान के मुद्दे पर। इस मुद्दे पर ये कहते हैं, तालिबान के मुद्दे पर, कि भारतीय मुसलमान बिल्कुल तालिबान के किसी भी मसले में नहीं है, उनका वो आंतरिक मामला है। लेकिन भारतीय मीडिया जिस तरह से तालिबान और मुसलमानों को एक साथ भारत का जोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस देश के लिए। इस बात में सिटीजन टाइम्स पूरी तरह से अपना स्टैंड रखती है, इस बातों में खंडन करती है कि तालिबान जैसे मुद्दों पर किसी भी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं है अपना। जो वास्तविक चीज़ें हैं हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं देश की एकता और अखंडता बनी रहे, हम उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं। भारत के सरकारों का निर्णय भारतीय नागरिकों के लिए सर्वोपरि है, और हर तरह से भारतीय सरकार के साथ यहाँ का मुस्लिम और यहाँ का सभी समुदाय का लोग उसके शासन व्यवस्था को मानता है, उसके हुकूमत को मानता है।